नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी एवं सोवा रिगपा पद्धतियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं आयुष चिकित्सा पद्धति से। आयुष चिकित्सा पद्धति एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में अधिक मितव्ययी या फिर कम खर्चीली है। साथ ही साथ यह हमारे अधिक जनसंख्या वाले देश में अधिक जनसंख्या की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पूरा कर सकती है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेदिक, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं सम्मिलित होती हैं। इसके साथ ही आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वर्ष 2010 में सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को भी सम्मिलित किया गया है। अब जो है हम यहाँ पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को समझते हैं। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो समरूपता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात समरूपता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी औषधि उन लक्षणों वाले रोगों को दूर कर सकती है जो उस औषधि के द्वारा जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति समरूपता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसके अनुसार औषधियां उन रोगों को या उन लक्षणों से मिलते जुलते रोगों को दूर कर सकती हैं जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है यह प्राकृतिक नियम सिमिलियो सिमलेवस क्यूरेंतर, राइट, सिमिलियो सिमलेवस क्यूरेंतर पर आधारित होती है, जिसका अर्थ होता है कि किसी रोग को उसके समान द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, राइट, इसकी शुरुआत डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन के द्वारा की गई थी। तो डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, जिनका जन्म वर्ष सन 1775 से लेकर 1843 तक था, इनके द्वारा 19वीं सदी में जो है एक वैज्ञानिक आधार पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की गई थी, राइट। और इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो औषधि की रोग हरण शक्ति होती है, राइट, किसी भी औषधि की रोग हरण शक्ति उस औषधि के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षणों पर निर्भर करती है, जिन्हें रोग के लक्षण के समान होते हैं किंतु उनसे प्रबल होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि औषधि की जो रोग हरण शक्ति है, राइट, वो उसकी जो क्षमता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अगर कोई भी बीमारी है उसके जो लक्षण है उससे प्रबल लक्षण अगर औषधि के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं तो वह उस रोग को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। तो रोग की रोग हरण शक्ति उससे उत्पन्न हो सकने वाले लक्षणों पर निर्भर करती है, जिन्हें रोग के लक्षणों के समान किंतु उनसे प्रबल होना चाहिए। अतः रोग को जड़ से अविलंब या सदा के लिए नष्ट और समाप्त उसी औषधि से किया जा सकता है जो मानव शरीर में रोग के लक्षणों से प्रबल और मिलते जुलते सभी लक्षणों को उत्पन्न कर सकती है, राइट। तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का एक जो मुख्य कार्य है वो रोगी द्वारा बताए गए जीवन इतिहास, सबसे पहले जो भी रोगी है वो उसकी कार्य पद्धति कैसी, उसका जीवन इतिहास क्या है, उस तरीके से उसकी मेडिकल हिस्ट्री और उसके जो रोग लक्षण है उनको सुनकर उन्हीं रोग लक्षणों से मिलती जुलती जो है दवा, मिलती जुलती जो है औषधि उपलब्ध कराती है। क्योंकि अभी अभी हमने समझा है कि रोग को जड़ से या अविलंब या सदा के लिए नष्ट और समाप्त उसी औषधि के द्वारा किया जा सकता है जो औषधि उस रोग के लक्षणों से प्रबल लक्षण को प्रकट करती है, उसी के द्वारा रोग को समाप्त किया जा सकता है, राइट। इसीलिए होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति होती है इसमें रोगी से सबसे पहले जो है जीवन इतिहास पूछा जाता है, फिर जो उसके रोग लक्षण है, रोग लक्षणों को सुनकर उन लक्षणों को उत्पन्न करने वाली जो मिलती जुलती है वो औषधि उपलब्ध की जाती है।
इसके साथ ही होम्योपैथी में चिकित्सक जो है उपचार करते समय इन दो प्रकार के संदर्भों को भी ध्यान में रखता है। तो चिकित्सक उपचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखता है? एक तो हो जाएगा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका हो जाएगा, राइट। तो जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है ये उपचार के वर्णक्रम में जमाया गया तस्वीरों, राइट, दवा की तस्वीरों का क्या होता है? संग्रह होता है, राइट। और ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, राइट। तो होम्योपैथिक मटेरिका मेडिया उपचार के वर्णक्रम में जमाया गया दवा की तस्वीरों का एक संग्रह होता है जो कि अलग अलग उपचार के साथ जुड़े लक्षणों को एक पैटर्न में क्या करता है? वर्णन करता है, राइट। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका उपचार के वर्णक्रम में, ये वर्णक्रम में जमाया गया दवा की तस्वीरों का एक संग्रह होता है जो कि अलग अलग उपचारों से जुड़े लक्षणों को एक निर्धारित पैटर्न का वर्णन करता है। इसके साथ ही अगला हो जाएगा होम्योपैथिक रेपरेटरी हो जाएगा। जो होम्योपैथिक रेपरेटरी होता है ये रोग के लक्षणों की एक क्या होती है? सूची होती है जो कि विशिष्ट लक्षणों के साथ साथ जुड़े उपचार की जो है सूची भी प्रदान करता है। तो जैसा लक्षण होगा रोग का उसी आधार पर उसका उपचार किया जाएगा। तो चिकित्सक जो है वो एक तो अपने पास में क्या रखता है? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रखता है और उसके साथ ही होम्योपैथिक रेपरेटरी रखता है जिसके आधार पर वो उचित दवा निकालकर उसका क्या करता है? उपचार करता है। जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी में रोग के उपचार में जो औषधि होती है वो पशु, पौधे, खनिज एवं कृत्रिम पदार्थों से जो है निर्मित होती है। इसके साथ ही इसमें कई पदार्थ जैसे आर्सेनिकम अल्बम, राइट, आर्सेनिकम अल्बम जिसको आर्सेनिक ऑक्साइड, राइट, या नेट्रम म्यूरियाटिकम जिसे सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहा जाता है, राइट। फिर लासेसियम म्यूटा, राइट, बुस्तमार सांप का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अफीम और थायरोडीनम, राइट, जो कि क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन। ये भी होम्योपैथी में जो औषधियाँ होती हैं या उपचार के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक जो नोसोडस है जिसका अर्थ क्या होता है? रोग। तो होम्योपैथिक नोसोडस जो कि मल, मूत्र औष, सांस निर्वाह, रक्त ऊतक जैसे रोगयुक्त या पैथोलॉजिकल उत्पादों से बनाए जाते हैं, इनके द्वारा भी उपचार किया जाता है। और स्वास्थ्य नमूनों से तैयार होम्योपैथिक उपचारों को ही क्या कहा जाता है? साइडस कहा जाता है। तो ध्यान रखें ये टर्मिनोलॉजी भी। होम्योपैथिक नोडस क्या होता है? जो होम्योपैथिक नोसोडस होता है वह मल, मूत्र, सांस निर्वाह, रक्त ऊतक जैसे जो रोग युक्त पैथोलॉजिकल उत्पाद हैं इनसे बनाए जाते हैं और इनके द्वारा भी जो है इलाज किया जाता है। क्लियर? अब जो है हम यहाँ पर होम्योपैथी के सिद्धांत एवं नियम के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति क्या है, इसके सिद्धांत या नियम पर जो है चर्चा कीजिए या नियमों को लिखिए। तो होम्योपैथी का पहला सिद्धांत या पहला नियम हो जाएगा समरूप या क्या हो जाएगा? सादृश्य नियम हो जाएगा, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं, राइट। तो पहला नियम हो जाएगा समरूप या सादृश्य का नियम हो जाएगा, राइट। तो समरूप या सादृश्य नियम के अनुसार वही औषधि रोग को ठीक कर सकती है जो उस रोग के समान लक्षणों को प्रदर्शित करती है, राइट। इस तरीके से अगर उस औषधि की लघु मात्रा वैसे सम लक्षण वाले प्राकृतिक लक्षणों को भी क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो इस नियम के अनुसार जिस औषधि की अधिक मात्रा स्वस्थ शरीर में जो विकार पैदा करती है और जो विकार या जो लक्षण उस रोग के हैं तो उसी औषधि की लघु मात्रा वैसे सम लक्षण वाले प्राकृतिक लक्षणों को नष्ट कर सकती है। इसीलिए होम्योपैथी में किसी भी रोग से मिलते जुलते जो लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों को प्रकट करने वाली जो औषधि होती है वो उपचार के रूप में दी जाती है।
दूसरा हो जाएगा एक औषधि, राइट। तो होम्योपैथी में एक औषधि का सिद्धांत भी फॉलो किया जाता है, अर्थात रोगी को एक ही औषधि एक ही समय में एक ही औषधि देने का निर्देश दिया जाता है, राइट। फिर हो जाएगी औषधि की क्या हो जाएगी, न्यून मात्रा हो जाएगी। तो सादृश्य विज्ञान के आधार पर, जो कि हमने अभी समझा था, राइट, औषधि की अधिक मात्रा में स्वस्थ शरीर में जो विकार उत्पन्न करती है, हमेशा उसी की लघु मात्रा जो है उपचार के रूप में दी जाती है। इसीलिए जो है दवा की न्यून मात्रा दी जाती है, ताकि उस औषधि के सेवन से दुष्परिणाम ना निकले, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति परक, और क्या हो जाएगी, संपूर्ण चिकित्सा हो जाएगी। तो जो होम्योपैथी है वो एलोपैथी के समान रोगों का इलाज नहीं करती कि आपको अगर फीवर है तो आप ये पर्टिकुलर दवाई ले लीजिए, ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दवाई ले लीजिए। तो जो होम्योपैथिक चिकित्सा है वह रोगों के नाम पर चिकित्सा नहीं करती है, बल्कि यह चिकित्सा व्यक्ति परक होती है, अर्थात व्यक्ति को किसी भी रोग के जो लक्षण हैं, जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है या जो भी उसकी जीवन शैली है, जीवन इतिहास है, उसके आधार पर जो है औषधि दी जाती है। अर्थात जो रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसके मानसिक, भावात्मक एवं शारीरिक आदि सभी पहलुओं की क्या करती है, चिकित्सा करती है। यदि 5 व्यक्ति एक ही प्रकार के लक्षण जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सभी व्यक्तियों को हो सकता है होम्योपैथी में अलग अलग जो है औषधियां दी जाएं। अगला हो जाएगा जीवन शक्ति, राइट। तो होम्योपैथी में जीवन शक्ति, राइट, जो औषधि होती है वो जीवन शक्ति के विकार को नष्ट कर देती है और इसी से जो हमारा शरीर है वो रोग मुक्त करती है, राइट। तो होम्योपैथी में सादृश्य विज्ञान के आधार पर चयन की गई जो औषधि है वो जीवन शक्ति के विकार को नष्ट करके शरीर को रोग मुक्त करती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर मियाज्म हो जाएगा। हेम्योपैथी जो है, होम्योपैथी के जो जनक हैं वो है हैनीमैन, और हैनीमैन ने पाया कि पुरुषों में या कई लोगों में जो रोग हैं वो किसी एक विशेष कारण से होते हैं, राइट। जैसे उन्होंने सभी पुराने रोगों के आधारभूत कारण सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस को माना है, राइट। तो इस तरीके से जो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस हैं, यही क्या है, मियाज्म है या रोग बीज है, जिसकी वजह से ही जो है रोग उत्पन्न होते हैं। क्लियर। अब अगला हो जाएगा औषधि प्रमाणन हो जाएगा। क्लियर। तो औषधि प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति को औषधियां दी जाती हैं, और अगर वह औषधि उन लक्षणों को प्रकट करती है जो कि किसी रोग के द्वारा या किसी रोग के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो उसके बाद में उस औषधि का क्या कर दिया जाता है, प्रमाणन कर दिया जाता है, और फिर जो सादृश्य विज्ञान है उसकी मदद से रोगों का इलाज किया जाता है। तो किसी भी रोगी के, राइट, किसी भी रोगी के जो मूल लक्षण होते हैं और उस दवा के जो मूल लक्षण होते हैं उनको एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर मूल लक्षणों का ज्ञान आवश्यक होता है, राइट। तो इसीलिए औषधि का प्रमाणन किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लाभ के समझेंगे, राइट। और ये भी जो है महत्वपूर्ण है, जो कि 5 नंबर में आ सकता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लाभ क्या क्या हैं, राइट। तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के महत्व, लाभ या आवश्यकता में पहला बिंदु हो जाएगा कि होम्योपैथिक जो उपचार है, होम्योपैथिक उपचार में अधिकांशतः औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि पाचन तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ना ही ये एंटीबायोटिक की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करते हैं, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो होम्योपैथिक जो औषधियाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ना के बराबर होते हैं, ना ही ये पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और ना ही ये जो है
प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। जैसे अगर आप एलोपैथिक दवाइयों की बात करें तो अगर आप हाई पावर की एलोपैथिक जो है दवाइयों को ग्रहण करेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, अर्थात आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाएगा। परंतु होम्योपैथिक जो औषधियाँ होती हैं उनसे पाचन तंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वह भी कमजोर नहीं होती है। दूसरी चीज, जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो सुरक्षित होती हैं और एलोपैथिक दवाओं की तरह इनके प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। साथ ही साथ ये जो दवाएं हैं ये नवजात बच्चों, राइट, गर्भवती स्त्रियों, दुग्धपान कराने वाली माताओं, राइट, सभी के लिए सुरक्षित होते हैं और इनकी जो खुराक की चिंता है, राइट, कि एक बार में कितना डोज लेना चाहिए उसकी भी जो है उतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही साथ जो होम्योपैथी है वो एक्यूट एवं क्रोनिक दोनों प्रकार के रोगों में प्रभावी होती है। यहाँ पर एलोपैथी की तुलना में जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनका इलाज जो है वो आसानी से किया जाता है। तो जो क्रोनिक बीमारियों का इलाज है वो होम्योपैथी में बेहतर किया जाता है, जो कि असाध्य मानी जाती हैं। क्लियर? इसके साथ ही होम्योपैथी में वायरल डिसीज, चर्म रोग, किडनी, पित्त की थैली का स्टोन, हर प्रकार की अरेथ्राइटिस बीमारी हो जाएगी, दमा, पेट संबंधी बीमारियां, मानसिक बीमारियां, बवासीर, रक्तचाप, साइनस ट्यूमर इत्यादि जो जैसी बीमारियां हैं, राइट, इनका इलाज होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से आसानी से और कारगर तरीके से किया जा सकता है। राइट, अब हम यहाँ पर होम्योपैथी की चुनौतियाँ या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कमियाँ या फिर इसकी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है इसकी चिकित्सा या इसकी समस्याओं को समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल आपातकाल की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। जैसे अचानक से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाती है या फिर संक्रामक बीमारियां, तो किसी भी आपातकाल की स्थिति में इन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उतनी जल्दी काम नहीं करती हैं और ये उतनी जल्दी जो है काम की भी नहीं होती हैं। दूसरा कि होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं वो तभी असर करती हैं जब आपका पोषण बहुत ही अच्छा हो और आप पोषक तत्व युक्त भोजन को ग्रहण कर रहे हो। इसीलिए यदि पोषण संबंधी कोई समस्या है या पोषण की कमी है तो होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उनका असर बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ ही होम्योपैथिक दवाओं के जो है साइड इफेक्ट भी होते हैं। हालांकि ये साइड इफेक्ट तब होते हैं जब आप जो है डॉक्टर से पूछे बगैर या ज़्यादा सीमा तक जो है औषधियों का सेवन कर लेते हैं, तो इनका ओवरडोज जो है वो नुकसान कर सकता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, हमने यहाँ पर समझी थी कि जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो व्यक्ति परक होती हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं। यही कारण है कि होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है ये सभी के लिए असरकारी नहीं होती है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को होम्योपैथिक दवाओं से लाभ मिल जाए तो वहीं इसका फायदा दूसरे को ना मिले। इसके साथ ही जो होम्योपैथिक दवाएं हैं इनका असर जो चिकित्सकीय इतिहास है वो बीमारियों पर निर्भर करता है। इसी वजह से हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इसका जो है लाभ ना के बराबर मिले। राइट, तो ये होम्योपैथी की चुनौतियां थी। अब हम यहाँ पर जो है सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो सोवा जो रिगपा चिकित्सा पद्धति है इसको 2010 में आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सम्मिलित किया गया है। और जो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति है ये एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो कि पूरे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में
समृद्ध है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति है वो भारत के तमिल भाषी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। वैसे ही जो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति है ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में क्या है, समृद्ध है। तो सोवा रिगपा एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो कि पूरे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में समृद्ध है और यहाँ के लोग जो हैं सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपने रोगों का उपचार करते हैं। सोवा रिगपा जो चिकित्सा पद्धति है, सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति वर्तमान में जो हिमालयी समाज है उनमें विशेष रूप से जो है प्रचलित है। जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हो जाएंगे, इसके साथ साथ लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी हो जाएगी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र हो जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भारत के अन्य हिस्सों में। इसके साथ ही ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के देश जैसे भूटान, मंगोलिया, नेपाल और रूस आदि देशों में भी इसका प्रचलन है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सोवा जो रिगपा है वो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है और भारत के हिमालयी जितने भी राज्य हैं इसके साथ साथ भूटान, मंगोलिया एवं नेपाल आदि देशों में भी इसका जो है प्रचलन है। इसके साथ ही जो चतुस्तंत्र है, राइट, सोवा रिगपा के बुनियादी सिद्धांतों की एक पाठ्य पुस्तक चतुस्तंत्र जो कि किस में थी, संस्कृत भाषा में, और इस चतुस्तंत्र का 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भोटी भाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। अब हम यहाँ पर जो है सोवा रिगपा का मूल सिद्धांत समझते हैं। तो सोवा रिगपा का मूल सिद्धांत है जंगवा नगा, राइट। जंगवा नगा का मतलब क्या हुआ, 5 महाभूत, राइट। तो सोवा रिगपा के मूल सिद्धांत में जंगवा नगा हो जाएगा जो कि क्या हो जाएंगे, 5 महाभूत हो जाएंगे जिनसे प्रत्येक जीव का निर्माण हुआ है। फिर नेस्पासम हो जाएगा, त्रिदोष दिश हो जाएंगे, बात, पित्त और कफ। तीसरा हो जाएगा लस जुंग दून, या क्या हो जाएंगी, सप्त धातुएं हो जाएंगी, इन पर आधारित होता है। तो सोवा रिगपा का मूल सिद्धांत जंगवा नगा, 5 महाभूत, नेस्पासम, त्रिदोष और लसजुंग दून सप्त धातु पर आधारित होता है। इसके साथ ही क्या करें क्या ना करें, आहार के जो दिशा निर्देश हो जाएंगे, नाड़ी परीक्षण हो जाएंगी, आदि तत्व जो है सोवा रिगपा में समान रूप से जो है वो प्रयोग किए जाएंगे। इस तरीके से जो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद और एवं योग से क्या है, काफ़ी मिलती जुलती है। अब हम यहाँ पर सोवा रिगपा के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल जो है मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों के बारे में समझाइए। तो सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति का पहला सिद्धांत हो जाएगा जंगवा नगा, जिसको हम क्या कहते हैं, 5 महाभूत कहते हैं, अर्थात जीव का निर्माण जो है 5 महाभूतों से हुआ है। और नेस्पासम अर्थात त्रिदोष, बात, पित्त और कफ, इन पर आधारित होता है। इसके साथ ही इस पद्धति के अनुसार ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों और गैर जीवित वस्तुओं की जो हड्डियां हैं वो 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई हैं। इसके साथ ही यह शरीर विज्ञान, विकृति विज्ञान, फार्माकोलॉजी और मेट्रिया मेडिका सिद्धांतों पर भी क्या होती है, आधारित होती है। फिर सोवा रिगपा के जो मूल सिद्धांत हैं उनको निम्नलिखित 5 बिंदुओं से हम जान सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलाज के लिए शरीर और विशेष जो मन है उसका विशेष महत्व है। इसका मतलब ये है कि ये भी योग के समान शरीर के साथ साथ मन पर भी ध्यान देते हैं। तो इलाज के लिए शरीर और मन का विशेष महत्व होता है। एंटीडोट अर्थात इलाज, फिर इलाज की पद्धति, बीमारी को ठीक करने वाली दवाइयाँ, और फार्मा क्या हो जाएगा, कोलॉजी हो जाएगी, राइट। तो ये हमने यहाँ पर देखा जो है सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो इस तरीके से जो हमने आयुष पद्धति है राइट, उसमें एक तरीके से हमने यहाँ पर जो 7 चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ लिए, राइट। आयुर्वेद को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। दूसरे नंबर पर हमने योग के बारे में पढ़ा था, और तीसरे नंबर पर जो हमने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ा, राइट, प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर यूनानी हो जाएगा,
5वें नंबर पर क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा। और उसके बाद में 7वें नंबर पर क्या हो जाएगा, सोवा रिगपा हो जाएगा। तो ये सभी हमने यहाँ पर चिकित्सा पद्धतियों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब चूंकि ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनके प्रचार प्रसार में जो वर्तमान सरकार इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, इनके प्रचार प्रसार करने के लिए, साथ ही साथ इनके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। तो इस दिशा में सरकार कई कार्य कर रही है। और यहाँ से भी जो है 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण के लिए, या आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, या आयुष चिकित्सा पद्धति को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। देखिए, जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं तथा भारत में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां एवं जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके अनुसार इन चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ है। इसीलिए भारत के कुछ क्षेत्रों में तो लोग इन चिकित्सा पद्धतियों को जानते हैं और अपने रोगों के उपचार में इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। परंतु अभी भी कई लोग इनकी मान्यता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। तो कई लोग इनसे अभी भी जो है अपना उपचार करवाने में कतराते हैं। इसीलिए भारतीय जो सरकार है वो दुनिया में अन्य देशों तक आयुष चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए वैश्विक स्तर पर जो है प्रयास किए हैं। और वैश्विक स्तर पर भारत सरकार ने आयुर्वेद की शिक्षा, तो वैश्विक स्तर पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने विदेशी संस्थानों एवं विशेषी विश्वविद्यालयों के साथ में 23 समझौते किए हैं। इसके साथ ही जो पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 23 देशों के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनके माध्यम से इन चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में जो है सहयोग भी किया जाएगा। तो वैश्विक स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान हो सके, शिक्षा हो सके, प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए 23 देशों के साथ में जो है अनुबंध हुआ है। और साथ ही साथ विदेशी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ में 13 प्रकार के जो है समझौते आयुष मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के साथ चिकित्सा की आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशिक्षण सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार है, उसमें आयुष विशेषज्ञों को भेजता है ताकि आयुष विशेषज्ञ उन सम्मेलनों में उन कार्यक्रमों में जाकर आयुष चिकित्सा पद्धतियों की भली भांति जानकारी देकर उनका प्रचार प्रसार करें। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना। आयुष चिकित्सा पद्धतियों की जो ज्ञान है, जो औषधियों की जानकारी है, वो तभी विद्यार्थियों में पहुंच पाएगी जब इसका पठन पाठन या अध्यापन कार्य अच्छे से हो पाएगा। और देश के जो युवा हैं या देश के विद्यार्थी वो इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में या इनसे संबंधित ज्ञान का अर्जन करें, इसके लिए छात्रवृत्ति जो योजना है वो चलाई जा रही है। और आयुष मंत्रालय की जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख जो संस्थान है उसमें आयुष प्रणालियों में स्नातक हो, चाहे स्नातकोत्तर हो या पीएचडी पाठ्यक्रम है, उनमें अध्ययन के लिए 99 देशों के नागरिकों को जो है स्कॉलरशिप 104 जो है छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है, ताकि 99 देशों के जो विद्यार्थी हैं वो 104 प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से इन आयुष चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री हासिल करें।
साथ ही साथ क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा। जब लोगों में जागरूकता बढ़ानी हो या किसी भी विषय के बारे में जानकारी पहुंचाना हो तो उसके लिए जो है दिवस मनाना सबसे जो है सराहनीय कार्य होता है। इसलिए भारत सरकार प्रतिवर्ष देश में आयुर्वेद दिवस हो जाएगा, यूनानी दिवस हो जाएगा, सिद्ध दिवस जो है इनका आयोजन करती है, ताकि इन दिवसों पर जो आयोजन किए जाएंगे उनके माध्यम से लोगों में इसकी जानकारी पहुंचेगी। साथ ही साथ भारत सरकार के प्रयास से जो है योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आयोजित किया जाता है और 190 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 35 से योग दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 35 से अधिक देशों में आयुर्वेदिक दिवस भी मनाया जाता है और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो सम्मेलन है वह भी भारत कर रहा है। फिर अगला हो जाएगा पेशेवरों की क्षमता का क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। अब जितने भी आयुष पद्धतियों के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी हो सकते हैं, राइट। उनकी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है योजना चलाई जा रही है, राइट। और इस योजना के माध्यम से जो प्रमाणिक योग है जो कि ड्रगलेस थेरेपी है, राइट, इस योजना के माध्यम से जो प्रमाणिक योग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं या जो भी पेशेवर हैं वो इस क्षेत्र में और भी अधिक इससे जुड़ सकें, राइट। इसके साथ ही जो जितने भी प्रमाणन कार्यक्रम है उनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर योग पेशेवरों ज्ञान और कौशल में समन्वय, गुणवत्ता, एक रूपता लाने के उद्देश्य से भी जो है योग प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय मिशन। आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है और भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर जो है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका पूरी जो वित्तीय जिम्मेदारी है, वित्तीय जो है खर्च है केंद्र सरकार का होगा, उसके तहत राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष ग्राम की अवधारणा पर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय जो जितनी भी औषधि जड़ी बूटियां हैं उनकी पहचान की जा सकेगी और उनके उपयोग के लिए जो ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और लोगों में जो आयुष आधारित जीवन शैली है उसका प्रोत्साहन भी किया जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर प्रचार प्रसार हो जाएगा। अधिक से अधिक जो लोग हैं मितव्ययी एवं कम खर्चीली आयुष चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले सकें, राइट। इसके लिए सरकार न्यूज़पेपर के माध्यम से, आरोग्य मेलों के माध्यम से, मल्टीमीडिया अभियान के माध्यम से, ऑडियो वीडियो विजुअल सामग्री के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कई प्रकार से जो है इसका प्रचार प्रसार कर रही है। फिर जागरूकता हेतु प्रयास भी चलाए जा रहे हैं। तो आयुष प्रणाली और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं हैं या प्रदर्शनी हैं या व्यापक जो मेले हैं आदि में भाग लेने के लिए सरकार जो आयुष दवा निर्माता हैं या आयुष उद्यमी हैं, आयुष संस्थान हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही है। तो जो आयुष दवा निर्माता हैं या आयुष संस्थान हैं जब वो इन सम्मेलनों में, कार्यशालाओं में भाग लेंगे तो इससे आयुष चिकित्सा पद्धति की जो जानकारी है वो जन सामान्य तक पहुंचेगी और वो इन चिकित्सा सुविधाओं का भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। फिर हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना। अब मंत्रालय इन चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार विश्व तक हो सके इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना पर अमल कर रहा है और मंत्रालय की जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना है इसके अंतर्गत केन्या, अमेरिका, रूस, कनाडा, ओमान, तजाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों में 30 से अधिक जो यूनानी और आयुर्वेदिक उत्पाद हैं इनको पंजीकृत किया जा चुका है। फिर हो जाएगा आयुष सूचना केंद्र।
कोई व्यक्ति आयुष चिकित्सा पद्धतियों का लाभ लेना चाहता है और उसको अगर प्रमाणिक या ऑथेंटिक जानकारी चाहता है तो इसके लिए भी आयुष मंत्रालय ने आयुष सूचना केंद्र की स्थापना कर दी है। और यह आयुष सूचना केंद्र जो केंद्र है वो आयुष प्रणालियों के बारे में प्रमाणिक जानकारी को प्रचार प्रसार करेगा। इसके साथ ही 31 देशों में जो 33 आयुष सूचना केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो हमारे देश में भी जो है आयुष सूचना केंद्र है, इसके साथ ही 31 देशों में 33 जो है आयुष सूचना केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। राइट, अगला हो जाएगा यहाँ पर आयुष विंग्स की स्थापना। आयुष विंग्स क्या है? दरअसल आयुष चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार हो सके इसके लिए आयुष विंग्स की स्थापना की गई है। और आयुष विंग्स के माध्यम से जो है रेलवे के साथ में या अन्य जो है अवयवों के साथ में यहाँ पर समझौते किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर 5 रेलवे जोनल अस्पतालों में, राइट, 5 रेलवे जोनल अस्पतालों में आयुष विंग्स की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ में एक समझौता किया है। तो जो 5 रेलवे जोनल अस्पताल हैं उनमें आयुष विंग्स की स्थापना की जाएगी और इसका जो है समझौता वो रेल मंत्रालय के साथ हो चुका है। वैसे ही रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के जो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हैं उनके अंतर्गत आयुर्वेद के एकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ पर भी जो है समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। राइट, तो आयुर्वेद के एकीकरण के लिए जो है रक्षा मंत्रालय के साथ पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हमने यहाँ पर आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभ को, महत्व को या आवश्यकता को समझ लिया है। अब हम यहाँ पर अगला 11 नंबर का प्रश्न भी पढ़ते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, या पूछ सकते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों में कमियां कौन कौन सी हैं। राइट, या फिर आयुष चिकित्सा पद्धतियों को और कैसे बेहतर जो है किया जा सकता है, या आयुष चिकित्सा पद्धतियां जन सामान्य में अभी भी उतनी प्रचलित नहीं है, इसके कारणों की व्याख्या करिए। तो इस तरीके से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समक्ष चुनौतियां, समस्याएं या कमियों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर को समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के पहले कौन कौन सी चुनौतियां। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? विषम परिस्थितियों में अप्रभावी उपचार। देखिए, जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं वो जीवन शैली पर आधारित जितने भी रोग हैं उनके इलाज में अधिक कारगर होती हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित बीमारी से गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है या फिर उसको अच्छे जो है शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो गंभीर संक्रमण एवं शल्य चिकित्सा सहित अन्य कई जो आपात स्थितियां हैं उनमें ये जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं ये बहुत ही कम जो है प्रभावशाली होती हैं। इसके साथ ही शल्य चिकित्सा या गंभीर संक्रमण को रोकने के लिए भी आयुष चिकित्सा जो पद्धतियां हैं वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत भी नहीं है। ये इन चिकित्सा पद्धतियों की सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है। इसके साथ ही ये चिकित्सा पद्धतियां अधिक जटिल और क्या है? निषेधात्मक भी हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक रूपता। राइट, तो जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं इनका एक निर्धारित सिलेबस नहीं है या एक निर्धारित सैद्धांतिक जानकारी नहीं है, अर्थात जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं ये एक समान नहीं है। उसका कारण क्या है कि अधिकांश जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं ये भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के ज्ञान पर आधारित होती हैं, अर्थात ये भौगोलिक जलवायु और स्थानीय कृषि या स्थानीय वनस्पति और उनके ज्ञान पर आधारित होती हैं। इसीलिए एक समान प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भी भिन्नता पाई जाती है। राइट, इसी के साथ ही इन चिकित्सा पद्धतियों में रोगों को वर्गीकृत भी नहीं किया जाता है। राइट, अर्थात इसमें पूर्व निर्धारित मानदंड भी नहीं है, जिस वजह से इसमें एक रूपता का क्या है? अभाव पाया जाता है। राइट,
फिर अगला हो जाएगा धीमी कार्य प्रणाली हो जाएगी। तो जो आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं इनकी कार्य प्रणाली क्या होती है, काफ़ी धीरी होती हैं, अर्थात इनसे रोगी का उपचार कितने दिनों में हो जाएगा ये भी अनुमान लगाना कठिन होता है। वहीं फर्मों द्वारा जो है भ्रामक प्रचार भी किया गया है। तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती हैं, उन्होंने कई भ्रामक प्रचार किए हैं और इन औषधियों को क्या किया है, प्रचारित किया है, राइट, जिसकी वजह से भी उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त ना होने की वजह से भी लोगों का विश्वास इन पर उतनी अधिक स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, मान्यता का अभाव हो जाएगा। जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मानक चिकित्सा पद्धतियां नहीं है, तो इनको मानक चिकित्सा पद्धति के रूप में इनको जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि कई देशों ने आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में इसको जो है आधिकारिक रूप में स्वीकार नहीं किया है और कई आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी क्या कर दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। फिर अगला हो जाएगा गहन अध्ययन एवं अनुसंधान की कमी। तो जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुष चिकित्सा पद्धतियों में विभिन्न रोगों के इलाज में या व्याधियों के इलाज के लिए नवीन अनुसंधान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दरअसल ये सभी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां, वहाँ की औषधियाँ उन पर आधारित होती हैं और इनकी जो भी सैद्धांतिक इन चिकित्सा पद्धतियों की जो सैद्धांतिक प्रणाली है वो सभी भी प्राचीन लिखित ग्रंथों के अनुसार ही है, राइट। और इन प्राचीन ग्रंथों की जो प्राचीन लिखित ग्रंथ हैं उनके आधार पर ही सैद्धांतिक रूप से ये चिकित्सा पद्धतियां जो है कार्यरत होती हैं और समय समय पर इनका अध्ययन एवं इनमें अनुसंधान भी नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 2004 में अमेरिकी एक जनरल था, राइट, अमेरिकी जर्नल ने अमेरिका में बेची जाने वाली कुछ आयुर्वेदिक जो दवाएं थी उन पर जब गहन अध्ययन किया तो पाया कि उन आयुर्वेदिक दवाओं में आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है, इनकी अधिकता पाई गई। इस वजह से वहाँ पर इनके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद ही दुनिया भर में जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनकी निंदा होने लगी और सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं में भारी धातुओं का जो प्रशिक्षण वो भी अनिवार्य कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर समय के साथ साथ आयुर्वेदिक या जो आयुष चिकित्सा पद्धति की औषधियां हैं उनमें अनुसंधान नहीं किया जाएगा, गहन अध्ययन नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके की कई समस्याएं भी उजागर आएंगी, राइट। फिर आंकड़ों के निर्माण एवं मानकीकरण का क्या हो जाएगा, निम्न स्तर हो जाएगा, राइट। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन के जो तरीके हैं और डेटा निर्माण के जो गुणवत्ता है उसका मानकीकरण का जो है निम्न स्तर का रहा है। इसी वजह से जो आयुष चिकित्सा पद्धति हैं उसमें तथ्यों एवं आंकड़ों को मानक रूप देने के लिए जो प्रयास है वो ना के बराबर किए गए हैं, इसलिए अभी तक निम्न स्तर है, राइट। अब हम यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विकास हो सके, राइट, और बढ़ावा मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां उनको बढ़ावा या प्रोत्साहन देने के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है आरंभ किया है। और इस राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है, जो प्रभावी आयुष सेवाएं हैं उनके माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना और जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों की कच्ची सामग्री है उसको सतत रूप से उपलब्ध कराना। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही आयुष विभाग भारत सरकार ने 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो प्रारंभ किया है, राइट। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये एक राष्ट्रीय मिशन और राज्य स्तर पर मिशनों की स्थापना के लिए भी प्रावधान करता है।
अब राष्ट्रीय आयुष मिशन के उद्देश्य क्या है? तो इसमें से अधिकांश उद्देश्य आप समझ चुके हैं। जो आयुष अस्पताल हैं और औषधालय हैं उनका उन्नयन करना, इसके साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, राइट, और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह स्थापनाओं द्वारा सार्वभौमिक पहुंच सहित लागत प्रभावी आयुष सेवाओं को प्रदान करना, अर्थात इनके साथ साथ में इन आयुष चिकित्सा सुविधाओं की सह स्थापना की जाएगी। फिर जो आयुष शैक्षणिक संस्थान है या प्रशिक्षण जो प्रयोगशालाएं हैं, राइट, उनके माध्यम से संस्थागत क्षमता जो है सुदृढ़ करना। फिर आयुष चिकित्सा पद्धतियों में जो भी कच्ची सामग्री है, जो भी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, राइट, उन पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना, राइट, ताकि उन औषधियों या जड़ी बूटियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो सके। इसके साथ ही उनका संग्रहण एवं भंडारण की पद्धतियों के लिए भी प्रमाणन तंत्र का क्या करना? समर्थन करना। फिर खेती, भंडारण, मूल्य संवर्धन इत्यादि के लिए जो है अवसंरचना का विकास करना, ये जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन के उद्देश्य थे। अब राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैसे पहला हो जाएगा आयुष से जो है सेवाओं की प्रदायगी हो जाएगी, जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका संवर्धन, आयुष औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण हो जाएगा, औषधीय पादपों का जो है संवर्धन हो जाएगा, राइट। फिर रोग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो जाएगी। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों से उपचार हो जाएगा। आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा हो जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष केंद्रों में जो है नवाचार को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ब्याज सहित जो है घटक उपलब्ध कराना। इसके साथ ही औषधीय पादपों के लिए फसल बीमा हो जाएगा। बाजार संवर्धन, बाजार ज्ञान और वापस जो है खरीद हस्तक्षेप इत्यादि जो है राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रमुख घटक हैं। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन के जो है कार्यों के बारे में समझेंगे। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का पहला कार्य हो जाएगा आयुष जो पद्धतियाँ हैं उनका अवलोकन करना। जितनी भी आयुष नीतियाँ हैं उनके कार्यक्रम, नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। फिर अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना। फिर आयुष परिदृश्य के संवर्धन के लिए अपेक्षित उपायों का सुझाव देना। साथ ही साथ राज्य वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करना। फिर मिशन के जो विस्तृत व्यय है और क्रियान्वयन की समीक्षा, राइट, उसके लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उसे शासी निकाय के अनुमोदन के लिए भी भेजना। फिर जो है वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निधियों की निर्मुक्ति, जो जितनी भी वित्तीय निधियां उनकी निर्मुक्ति करना, राइट, शासी निकाय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी करना और मूल्यांकन करना। अगर आयुष मिशन जो है सफल हो जाता है तो आयुष मिशन के अपेक्षित परिणाम क्या होंगे, राइट। आयुष मिशन के सफल होने से उन्नतशील जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, जिससे आयुष शिक्षा में क्या होगा? सुधार होगा। आयुष अस्पतालें या आयुष औषधालयों की संख्या में वृद्धि होगी और जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे आयुष सेवाओं तक जो है बेहतर पहुंच हो पाएगी। फिर जो गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री है वह भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ जो औषधीय प्रयोगशालाएं हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो सकी। कुल मिलाकर जो है औषधियों को बढ़ावा मिलेगा, राइट, या इन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। अगला हो जाएगा आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र क्या है, इसके कार्यों को लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत ही मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने, राइट, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ही मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र
की स्थापना की स्वीकृति दी है और भविष्य में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है कि वर्तमान जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, इसके साथ साथ आयुष प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं प्रोत्साहन परक तथा उपशयनात्मक स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देने के साथ साथ आयुष सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना है। राइट, अब हो जाएगा यहाँ पर ई औषधि पोर्टल हो जाएगा। ई औषधि पोर्टल क्या है? जो ई औषधि पोर्टल है, इसका प्रारंभ भी आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ई औषधि पोर्टल का प्रारंभ आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथिक जो दवाएं हैं उनका ऑनलाइन एवं अन्य जो संबंधित सेवाएं हैं वो उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना। तो होम्योपैथी की जो भी दवाएं हैं वो ऑनलाइन तरीके से लोगों को प्राप्त हो सके, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए ई औषधि जो पोर्टल है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही ये जो ई औषधि पोर्टल है ये आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और यह पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ सूचना प्रणाली प्रबंधन में भी जो है सुधार करेगा। साथ ही साथ नीति आयोग द्वारा जारी जो भारत की रणनीति @75 है, इसमें भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 50%, 70% सामुदायिक केंद्रों में और 100% जिला अस्पतालों में आयुष सेवाओं का पता लगाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि यहाँ पर जो आयुष सेवाएं हैं वो लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। तो ई औषधि पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है जिससे ऑनलाइन एवं अन्य संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सके। जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें औषधियां, सिद्धांत हैं या उनमें नवाचार आए, पारदर्शिता बढ़े और इसके साथ ही उसकी जानकारी सुलभ तरीके से लोगों को प्राप्त हो जाए। राइट, तो ये हम यहाँ पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।